नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। संग्राम, सियासत और इबादत की पूरी बात। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी समर्थक बाबर की हत्या के मामले की गूंज आज सांसद में भी सुनाई दी। बीजेपी के सांसद इस हत्या से काफी आक्रोशित और उत्तेजित नजर आए। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसदों का सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर था। सांसदों का आरोप था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक्सटेंडेड रूप है। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुशीनगर में बाबर नाम का मुस्लिम युवक बीजेपी के लिए बढ़ चढ़कर प्रचार कर रहा था। चुनाव में मिली जीत के बाद बाबर ने खूब जश्न मनाया और मिठाइयां भी बांटी, जिससे उसके आसपास रहने वाले नाराज लोगों ने मौका पाते ही इन लोगों ने बाबर की जमकर पिटाई की, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन 6 दिन बाद उसकी मौत हो गई। बीजेपी अब इसके लिए सपा पार्टी के गुंडों को जिम्मेदार बता रही है। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं नीरज प्रताप जी। किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को सर? उत्तर प्रदेश में जश्न का जो माहौल है वो खत्म भी नहीं हुआ, शपथ ग्रहण समारोह भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके की वारदात उत्तर प्रदेश में हो जाती है। विवेक श्रीवास्तव अनम्यूट करें, आपका माइक म्यूट है सर। माइक म्यूट है, अनम्यूट करें। जी, ये समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा कारित की गई घटना है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को बचा नहीं पा रहे हैं, उसी की परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई है। एक मुस्लिम युवक जब वो भारतीय जनता पार्टी की जीत की मिठाई बांटता है तो उसको मारते मारते इस कदर मारा जाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दिखाता है कि किस तरह समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए घृणा है, और ये उसी का परिणाम है। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलती है, और इस पे जो इनके समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान आया है वो और भी दुखद है। और इस पूरी घटना कई बड़े सवाल दिनेश श्रीवास्तव जी, कई बड़े सवाल इस घटना के बाद कहीं ना कहीं उठ गए हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को जो मुसलमान कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं, क्या उनका हाल इस तरीके से होगा? कई तरीके के सवाल कहीं ना कहीं उठ गए हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बाबा की बात की जाए, बुलडोजर की बात की जाए, एक तरफ बात हो रही है कि बाबा के बुलडोजर से सब डरते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शपथ ग्रहण समारोह भी पूरी तरीके से नहीं हुआ, लेकिन इतनी बड़ी वारदात उत्तर प्रदेश में हो गई। देखिए, जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगा उसके साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति तो हमारी सरकार होने नहीं देगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडे इस तरह की घटना कारित करके ये मैसेज देना चाहते हैं, और चूंकि समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुस्लिम समाज का बढ़ता जा रहा है, उस समर्थन को देख करके समाजवादी पार्टी के लोग आपा खो बैठे हैं, और उस आपा खोने के फलस्वरूप इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमारी सरकार गंभीरता से इस घटना का संज्ञान ले चुकी है और इस पे कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? नीरज प्रताप जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नीरज प्रताप जी, उत्तर प्रदेश में जहाँ एक तरफ जश्न मनाया जा रहा था, रंगों की होली खेली जा रही थी, इतना बड़ा जो है एकाना स्टेडियम में इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह जिसमें बॉलीवुड के भी जो है सितारे यहाँ पर पहुंचे, कई दिग्गज नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे, पूरा उत्तर प्रदेश जो है जश्न मना रहा था। वहीं इस तरीके की घटना किस तरीके से देख रहे हैं आप नीरज प्रताप जी? ये जो मामला है ये लॉ एंड ऑर्डर का है।
देखिए वर्तमान में भी जो है योगी जी की सरकार है और इससे पहले भी योगी जी की सरकार थी। एक व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया जाता है, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं आप मुआवजे की। मुआवजे की आपने बात की, देखिए बीजेपी के एक विधायक भी वहां पे जाते हैं और बच्चे को कंधा देते हैं जाकर के, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है सिर्फ 2 लाख रुपए देते हैं। मैं तो कहता हूं उस बच्चे को, उस परिवार को सही तरह से सांत्वना दी जाए और कम से कम एक सरकारी नौकरी ऑफर की जाए, साथ में 50 लाख रुपए कम से कम उसको मुआवजा दिया जाए। दूसरी चीज, जिन लोगों ने ऐसे घृणित कार्य किए हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। अगर देखा जाए जब से चुनाव हुए हैं या चुनाव से पहले भी, लोग पहले कहते थे गुंडा राज था, मवाली राज था, तो बदलाव कहां आया है? पहले भी वही था, आज भी वही हत्याएं हो रही हैं। बुलडोजर बाबा जी कहने के लिए हैं, लेकिन बुलडोजर जो है वो सिर्फ गरीब के लिए है। सिर्फ आपका जो है जो खोमचे वाले हैं, सड़क के किनारे लोग हैं, असली गुंडे तो अगर देखा जाए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये प्रायोजित जो गुंडागर्दी है वो बंद होनी चाहिए। सरकार का काम है कि सही तरह से गुंडों के ऊपर कार्रवाई करे, दिखावा न करे। गुंडों का कोई अच्छा और बुरा नहीं होता है, ना कोई पक्ष या विपक्ष होता है। गुंडे सिर्फ गुंडे होते हैं, चाहे वो किसी भी सरकार में हो। उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करें और एक सही दिशा निर्देश दें, जिससे जनता के बीच एक जो है अच्छी भावना वहां लगे कि हाँ कानून व्यवस्था सही से जो कभी दिखाई नहीं। एक और बड़ा सवाल कहीं ना कहीं उठ जाता है, क्या उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं अगर वो भाजपा को समर्थन करते हैं तो क्या इस तरीके की घटना से कहीं ना कहीं मुसलमान भी कहीं ना कहीं डरा हुआ है? क्या भाजपा को समर्थन करेंगे तो ये हश्र होगा कहीं ना कहीं? बात यहाँ जाति और धर्म की है ही नहीं, बात यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की है। चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन दूसरी तरीके से देखना ये उचित नहीं। नीरज जी, अगर बाबर की बात की जाए, बाबर को पीटा क्यों, उसको जान से क्यों मार दिया? क्योंकि वो बीजेपी को समर्थन कर रहा था। उसके समुदाय के लोग कहीं ना कहीं नाराज हो गए, तो बात धर्म की कहीं ना कहीं है सर। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लेकिन धर्म से भी कहीं ना कहीं इसको जोड़ा जा सकता है। इवन धर्म से लोग जोड़ रहे हैं। देखिए पार्टी करती क्या है, देखिए कोई, अब देखिए बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ कपड़े देख करके उसको जो है न्याय की बात करते हैं। यहाँ पे कपड़े देख करके न्याय नहीं होना चाहिए। जो भी जिसने भी किया है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी धर्म से, किसी जात से हो, न्याय परक कानून के तरह से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी पार्टी के समर्थक हो या विरोधी हो, से क्या फर्क पड़ता है? 10 तारीख को रिजल्ट आया था, नहीं है? इसके बाद जो ये घटना होती है, ठीक है, मिठाइयां बांटी, उचित है ना, कोई जश्न मना सकता है, लेकिन जिसने भी पीटा है, जो भी दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई तो करिए, उसको मुआवजा तो दीजिए, उस परिवार को लगे तो कि हम अच्छे शासन में जी रहे हैं। मुआवजे को लेकर एक बार मुआवजे को लेकर विवेक श्रीवास्तव जी से बात करेंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि 2 लाख जो रुपए उसको मुआवजा दिया जा रहा है बाबर को, बेहद कम है, उसका मुआवजा कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए, जो आम आदमी पार्टी का बयान है, मुआवजा बढ़ाना चाहिए, मैं इनकी इस बात से सहमत हूँ। और कारण क्या है जो इतना कम मुआवजा दिया गया? ये जिला अधिकारी के स्तर से भी ये मुआवजा दिया गया है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू है और अभी एक आचार संहिता खत्म नहीं हुई कि एवएलसी चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसमें भी 9 तारीख को चुनाव है, मतदान होने हैं। तो ऐसे में सरकार के स्तर से कोई इस तरह के फैसले ले जाने की स्थिति नहीं थी। रही बात, ये पूरी तरह से धार्मिक विद्वेष की भावना से कारित की गई घटना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें एक एक दोषियों को चिन्हित कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी और हमारी पूरी सहानुभूति हमारे उस कार्यकर्ता, उसके परिवार के साथ है, उसके साथ है और उसकी शहादत को हम जाया नहीं होने देंगे। एक एक को चुन के उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। क्या परिवार को भी आगे किसी तरीके का कोई खतरा है? बिल्कुल, इसमें जो भी खतरा होगा उसकी जांच रिपोर्ट कर लेकर के उनको भी सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारी सरकार करेगी। सर, अभी तक क्यों नहीं किया गया? अभी प्रक्रिया जांच की चल रही है। नहीं, प्रक्रिया जांच की चल रही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे कोई हादसा हो जाए, परिवार के साथ में कोई हादसा हो जाए, इस बात को भी तो कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है सर। बिल्कुल, पूरा परिवार हमारी जो सुरक्षा एजेंसी है उनके देखरेख में है। ऐसा घटना कोई भी अगर संकेत आते तुरंत सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। नीरज जी, रखिए अपनी बात को। यस मैम, देखा जाए तो देखिए जो क्राइम का रेट है,
उसको हम जाति धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? बार बार हमारे जो साथी हैं वो कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, मुआवजे की हम बात अच्छी करते हैं कि ठीक है, मुआवजा बढ़ाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, इसको जाति और धर्म के आईने से क्यों देख रहे हैं आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, और नई सरकार आई हो चाहे पुरानी रही हो, जब से नई सरकार बनी है तब से और ज्यादा है। जब से बुलडोजर की बात हुई है, ये बुलडोजर सिर्फ गरीब मजलूम के लिए चल रहा है, और खासकर धर्म या जाति विशेष के लिए चल रहा है। ये सबके लिए होना चाहिए ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे मवाली हो, उसको सिर्फ एक ही नजर आना चाहिए कि कानून व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से और मजबूत है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लगातार रेप के केसेस बढ़े हैं, लगातार लूट के केसेस बढ़े हैं। अभी हमारे यहाँ ले लीजिए, एक एक दिन में जो है 5-5 लूट के केस हो रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उसमें भी पक्ष और विपक्ष देखा जा रहा है। क्या गुंडे भी हित के और अहित के होते हैं? क्या वो एक पक्ष के होते हैं, क्या एक बिरादरी या जाति के होते हैं, या धर्म के होते हैं? कपड़े देख करके, टोपी देख करके पहचानने की कोशिश ना करें। चाहे वो भगवा हो, चाहे हरा हो, नीला हो, पीला हो, क्या फर्क पड़ता है? गुंडा तो गुंडा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि किसी ने ऐसा कुकृत्य किया है तो सीधी सी बात है, प्रशासन ये संदेश दे, ठीक है, एक अपनी बार कार्रवाई से संदेश दे, सिर्फ बातों से न दर्शाए। जो है विवेक श्रीवास्तव जी का एक प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहती हूँ। एक छोटा सा कमेंट आपका विवेक जी, इनका जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस जो ये घटना जो हुई है, इस घटने को जो है जाति धर्म से ना जोड़ा जाए। चाहे गुनहगार कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी झंडे से इसको ना जोड़ा जाए, किसी भी समुदाय से इसको ना जोड़ा जाए, सीधे तुरंत कार्रवाई इस पर कहीं ना कहीं की जाए। देखिए, ये कह रहे हैं कि इसको जाति धर्म से ना जोड़ा जाए, तो ये इस घटना में जाति धर्म दोनों शामिल है, और उसी को टारगेट करके घटना कारित की गई है। इसमें धर्म के आधार पे ही उस व्यक्ति को चिन्हित करके उसकी हत्या की गई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विजय की खुशी में मिठाई बांट रहा था। तो ये तो बार बार ना कहें कि इसमें धर्म शामिल नहीं है। दूसरा, बार बार ये कह रहे हैं कि गरीबों मजलूमों के ऊपर बुलडोजर चलता है, तो ये इस बात को भी बार बार एक चैनल पे बैठ करके इस तरह ना कहें। अतीक अहमद गरीब मजलूम नहीं है, मुख्तार अंसारी गरीब मजलूम नहीं है, अपराध का सिंडिकेट चलाते हैं। तमाम पूर्ववर्ती सरकारों की हिम्मत नहीं थी कि कोई इनका बाल भी बांका कर सके। आपने खुद देखा कि कितनी मुश्किल से मुख्तार अंसारी को पंजाब से यहाँ ले आया जा सका। पूरी पंजाब सरकार, कांग्रेस सरकार उनको, मुख्तार अंसारी को वहां संरक्षण दे रही थी। इसके पूर्व के भी किस्से आपको याद होंगे कि मुख्तार अंसारी को जब कल्याण सिंह की सरकार में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो भाग गए थे। वो हरियाणा में एक मुख्यमंत्री के फार्म हाउस पे वहां छिपे हुए थे। तो जिस व्यक्ति को पूरी प्रदेश सरकार संरक्षण देती हो, उस व्यक्ति को कानून के शिकंजे में लेकर के आना कितना कठिन कार्य है, इसकी भी समझने की कोशिश करें। ये स्वयं श्रृंखला के नेटवर्क के अपराधी हैं। सिवान में सैयद साहबुद्दीन जो अब नहीं रहे, मऊ में मुख्तार अंसारी और इलाहाबाद में अतीक अहमद। इन अपराध के सिंडिकेटों के विरुद्ध कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति से मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करके इनके अवैध निर्माणों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है, और जिसपे पूरे प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। बिल्कुल, धन्यवाद समय देने के लिए। हमारे पास बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब समय नहीं बचा है, रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। और देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है बाबर के हत्यारों को जो है सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, कब, अगर जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है, समाजवादी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है, देखने वाली बात ये होगी कि क्या कब तक जो है कार्रवाई होगी। बड़े सवाल कहीं ना कहीं इस घटना ने उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े कर दिए हैं कि जहाँ जश्न भी कहीं नहीं थमा था, इतना बड़ा समारोह हो रहा था जहाँ पर कई बड़े सितारे यहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन उसी दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाना कई प्रकार के जो है प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं खड़े कर देता है। तो कश्मीरी फाइल्स के गर्म मुद्दे के बीच परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का प्रस्ताव जारी कर दिया है। आयोग ने जारी किए गए लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगले कुछ समय के भीतर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। हाल में कश्मीर पर आई फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा पूरे देश और दुनिया भर में बहुत बड़ा
मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि परिसीमन आयोग का ये प्रस्तावित मसौदा किसी सिनेमा से प्रभावित नहीं है, लेकिन चुनाव होना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात और बड़ा संदेश जरूर होगा। परिसीमन आयोग के मसौदे के तहत जम्मू कश्मीर में 114 सीटों का जिक्र है, जिसमें 90 सीटों पर चुनाव कराने की कवायद है। हमारे साथ प्रशांत उपाध्याय यहाँ पर जुड़े हुए हैं। किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? द कश्मीरी फाइल्स की अगर बात की जाए, प्रशांत राजवंश जी, कश्मीरी फाइल्स की बात की जाए, लगातार इस मुद्दे पर जो है बवाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं मचा हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैडम, देखिए, कश्मीर फाइल्स का ये जो पूरा विषय जो पूरा उठाया गया है, इस पे मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि फिल्म आई, बहुत अच्छी बात है, लोगों को देखनी चाहिए। जिनके साथ में अत्याचार हुआ है उनकी बात को उठाया, ये भी बहुत अच्छी बात है कि उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस चीज़ का राजनीतिकरण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही इन्होंने कहा था कि हम 370 खत्म करेंगे और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो भी अत्याचार कश्मीर में हुए हैं उस पे हम कार्रवाई करेंगे। 370 खत्म हो गई। आप आज कश्मीर फाइल्स को लेकर के, मूवी को लेकर के इतना प्रोपोगेट कर रहे हैं समाज में। आपने आपने इतने 7 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? आपने कितने लोगों को वहां पे बसाया? पहला सवाल। दूसरी चीज, यहाँ पे ये चीज आती है कि कश्मीर में अगर आज ये चुनाव ना हो रहा होता तो भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके टीवी चैनल्स पे ये चीज ना बता रहे होते कि कश्मीर फाइल्स आ रही है। और अगर इतनी ही सिंपैथी आपको समाज के साथ में है तो आप उसको क्यों नहीं, केंद्र सरकार ने इसको टैक्स फ्री किया? क्यों नहीं आप यूट्यूब पे इसको वो कर देते हैं, रिलीज कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ें जो विषय है ये है, यहाँ पे सबको समझ में आता है कि किस चीज़ पे राजनीति हो रही है और किस चीज़ पे राजनीति नहीं हो रही है। लेकिन सरकार कश्मीरी कितना फाइल्स को लेकर के प्रशांत जी, अगर कश्मीरी फाइल्स की बात की जाए, एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई है, वहीं पूरे देश में एक पक्ष, एक समुदाय इसका समर्थन कर रहा है, दूसरा समुदाय इसका विरोध कर रहा है। कई राज्यों में टैक्स फ्री हो चुकी है मूवी, कई राज्यों में इसको लेकर के लगातार हल्ला हो रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी तमाम तरीके के, अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर के भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी जो है जिस तरीके का माहौल हमने देखा, तस्वीरें साफ तौर पर हमने दिखाई, केकेडी न्यूज़ की स्क्रीन पर हमने जो है तस्वीरें वहां से दिखाई। तो इस तरीके का आखिर इस फिल्म को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, राजनीति से जोड़, देखिए कश्मीर में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप समझिए इसको, ठीक है। और ये पूरा क्रिएट किया जा रहा है माहौल, वो सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के कारण ये क्रिएट किया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स मूवी आई है, लोग देख रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ में जो अत्याचार हुआ है, लोग वो भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सवाल ये यहाँ पे सबसे बड़ा ये उठता है कि केंद्र में 2 बार सरकार में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? क्या आप सिर्फ बैठ करके बातें करेंगे कि कोई फिल्म बनाएगा उस पर आप प्रवचन दे देंगे कि नहीं नहीं भैया बड़ा बुरा हुआ है कश्मीर पंडितों के साथ में, हम तो उनके साथ में? अरे आपने उनको जमीनी स्तर पे क्या दिया है सहयोग? विषय ये है, इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर जो है फिल्म का विरोध कर रही है, इस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। हालांकि अगर फिल्म की बात की जाए, दर्शकों का बेहद प्यार फिल्म को मिल रहा है, फिल्म सच्ची घटना पर कहीं ना कहीं आधारित है, लेकिन कांग्रेस जो है फिल्म का लगातार विरोध कर रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने तो इस तरीके का काम किया ही है, हमेशा देश विरोधी मानसिकता उनकी रही है। मैं किसी उससे नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपना वो बता रहा हूँ। चाहे वो सैनिकों का मुद्दा हो, चाहे किसी तरीके के मुद्दे हो, तो उनके बयान आते हैं, उनके प्रवक्ताओं के, वो तो सुनने ही वाले होते हैं जिस तरीके के बयान आते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ कह रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ में जो हुआ, आज अगर किसी ने इस विषय को उठाया है, ठीक है, फिल्म के माध्यम से उठाया, जो राजनेताओं का काम होना चाहिए था, ठीक है, वो किसी प्रोड्यूसर ने किया है।
और किसी डायरेक्टर ने बनाया उस पर पिक्चर, वो पिक्चर आई है, लोग देख रहे हैं, उसकी सराहना भी हो रही है, सब कुछ है। विषय ये है मैम कि वास्तविकता में कश्मीरी पंडितों को इस सब से क्या मिल रहा है। सरकार ने अपना कितना सहयोग किया इस चीज, जैसे मूवी आ गई, सबने देखी, जो लोग नहीं जानते थे उनको ही पता चल गया कि भाई इस तरीके का अत्याचार हुआ था इन लोगों पे, लेकिन सरकार क्या एक्शन ले रही है उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना। अब सरकार में ना तो कांग्रेस बैठी है, ना तो क्या कहते हैं कोई और राजनीतिक दल बैठा है केंद्र में, ये तो केंद्र सरकार का विषय है। प्रशांत जी, एक बड़ा सवाल और मैं आपसे यहाँ पर ले रही हूँ, क्या फिल्म को पॉलिटिकल एंगल की वजह से इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है? किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पॉलिटिकल राजनीतिकरण जिस तरीके से जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है हम तब से देख रहे हैं कि फिल्म को लेकर के तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, कितना विरोध, एक पक्ष, एक समुदाय पक्ष में है, एक समुदाय विपक्ष में है, पॉपुलैरिटी फिल्म को इतनी ज़्यादा मिल चुकी है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या फिल्म को पॉलिटिकल एंगल की वजह से पॉपुलैरिटी मिल रही है? बिल्कुल, इसका देखिए, इसको पॉलिटिकल एंगल दिया गया इस मूवी को, और इसमें क्या कहते हैं, मूवी आने के बाद में जिस तरीके से उसके रिलीजिंग में या फिर उसके प्रमोशंस को लेकर के विवाद हुए, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर किया, और भाजपा उस चीज़ पे बहुत ही निपुण है काम करने में। आप शुरुआत से देख रही हैं कि मार्केटिंग बहुत अच्छी है इन लोगों की, और जिस तरीके से पिक्चर को एक अलग, मतलब ये चीज़ है कि जिनके साथ में गलत हुआ है, जो पीड़ित हैं, एक कश्मीरी पंडितों के साथ में जो किया गया वो एक बहुत गलत चीज़ हुई, तो उस चीज़ पे काम ना करके उनको रिलीफ देने के लिए काम ना करके उस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। लेकिन प्रशांत जी, अगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी क्योंकि फिर आगे खबर की जी तरफ भी हमें रुख करना है। जिस तरीके जी से जी जी। अगर बात की जाए भाजपा का कहना है कि 370 की अगर बात करें, कश्मीरी पंडितों की बात करें, ये मुद्दा हमेशा भाजपा के ही पक्ष में है। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में ये मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के ऊपर लगातार भाजपा सवाल उठाती है, भाजपा लगातार प्रश्न खड़े करती है। 370 की अगर हम बात करें, 35A की अगर हम बात करें, कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न की अगर हम बात करें, उनकी प्रताड़नाओं की अगर हम बात करें, ये मुद्दा हमेशा जो है बीजेपी के पक्ष में रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, यही बात तो भाजपा जानती है। ये इस पे जो टोटल पूरा राजनीतिकरण जो इसका हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी ये चीज बहुत अच्छी तरीके से भली बात समझती है, वो इसीलिए तो इस चीज को प्रोपेगेट कर रहे हैं हर जगह। आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि आप लोग तो पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि वो सिर्फ पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ में जो बुरा हुआ उस पर काम नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर पर इस तरीके का हमला, सीसीटीवी कैमरे वहां पर तोड़ दिए गए, इस तरीके का जो भी वहां पर घटना हुई, किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं प्रशांत राजवंशी? वहीं वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी जो है इसको लेकर के लगातार बीजेपी को जो है दोष दे रही है, बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है। हाँ देखिए मैम, पहली चीज तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको ये चीज बता दूं, जिस तरीके से ये भारत में लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और जिस तरीके से घटना अरविंद केजरीवाल घर पे हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी, गलत है, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, या उनका कोई मत अलग हो सकता है किसी विषय को लेकर के, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो इस तरीके से किसी के घर पे जाके इस तरीके से करना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं समाज में। कुल मिलाकर के मैं फिर अंत में यही चीज़ कहूँगा कि कश्मीर फाइल्स मूवी आई, कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया, लेकिन केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को उसको बेचने की बजाय, ठीक है, कम से कम उनके लिए कुछ करना चाहिए। बस मैं इतनी बात। एक आखिरी कमेंट आपका लेंगे, फिर आगे खबर की तरफ रुख करेंगे। तो कश्मीरी फाइल्स के गर्म मुद्दे की अगर बात की जाए, मुद्दे के बीच परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लोकसभा और विधानसभा की अगर
बात की जाए लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसमन का जो प्रस्ताव है वो जारी कर दिया है। आयोग ने जारी किए गए लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसमन प्रस्ताव पर आपत्तियां जो है और सुझाव मांगे हैं। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगले कुछ समय के भीतर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। हाल में कश्मीर पर आई फिल्म्स में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा पूरे देश और दुनिया भर में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि परिसीमन आयोग का ये प्रस्तावित मसौदा किसी सिनेमा से प्रभावित नहीं है, लेकिन चुनाव होना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है और बड़ा संदेश जरूर होगा। परिसीमन आयोग के मसौदे के तहत जम्मू कश्मीर में 114 सीटों का पश्चिम बंगाल के वीरभूम हिंसा मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल में माफिया राज है, सरकार के तंत्र में माफिया घुसे हुए हैं और वहां कानून व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त है। दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी ने इस रिपोर्ट को सीबीआई जांच में दखल अंदाजी बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा कि जब वे पश्चिम बंगाल गए तो राज्य का एक भी पुलिस अधिकारी उन्हें रिसीव करने नहीं आया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि वीरभूम हत्याकांड राज्य प्रायोजित जबरन वसूली गुंडा टैक्स का नतीजा है और इसके अवैध लाभार्थियों के बीच कंपटीशन भी है। इसी खबर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से। सर, किस तरीके से देख रहे हैं वीरभूम जो हत्याकांड है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? लगातार इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, पश्चिम बंगाल टीएमसी को लेकर, तृणमूल कांग्रेस को लेकर लगातार जमकर हमला बोल रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरे वीडियो आ रहा है आपको? जी। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि आज के सब समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है और जब भी हिंसा कहीं भी होती है तो मानव समाज के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। आजकल तक हिंसा से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, आजकल जंग से, लड़ाई से कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। जो देश लड़ाई लड़ते रहे, हिंसा करते रहे, आपस में सद्भावना नहीं बना पाए, आज के साथ, वक्त के साथ, समय के साथ आगे बढ़ नहीं पाए, आगे तरक्की नहीं कर पाए। हिंसा कहीं भी हो उसका निंदा करना चाहिए, चाहे वो वीरभूम में हिंसा हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर दंगों में हिंसा हो, चाहे दिल्ली के दंगों में हिंसा हो, चाहे गोधरा कांड हो, गुजरात में हिंसा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में जो गृह राज्य मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किया हो। हर हिंसा का जो है हमें जो है वो पूरी तरह से उसको बॉयकॉट करना है। इंसान की कोशिश होनी चाहिए कि हिंसा कहीं ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है और जब से पहले भी देखा है, जहां जहां हिंसा होती है भारतीय जनता पार्टी को वहां फायदा होता है। आपने देखा पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने कितना हिंसक एनवायरनमेंट बना रखा था। एक राज्य में सिर्फ चुनाव था, दिल्ली में भी यही हुआ, वही पश्चिम बंगाल में भी हुआ। लगातार जो है एक के बाद एक प्रकरण हुए जिसमें लग रहा था आज न कल कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में दंगे हो जाएंगे, दिल्ली में बाद में दंगे हुए इलेक्शन के बाद। तो ये भारतीय जनता पार्टी हिंसा करके लोगों के सोचने समझने की सलाहियत को, जो उनकी क्षमता, उसको नष्ट कर देना चाहती है और चाहती है लोग भावुक हो गए, क्रोध में आके निर्णय ले और वो वोट जो है वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे उसमें त्रिकरण हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। आपने देखा गुजरात में हिंसा हुई, वहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। बंगाल में हिंसा हुई, वहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी। दिल्ली में हिंसा उन्होंने बाद में करी। मुजफ्फरपुर में हिंसा हुई, वहां बाद में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, उनकी सीटें आई। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ये ढर्रा बना रखा है पूरे देश में कि जहां भी उनको लगता है कि उनकी सीटें कम आ रही, वो जीत नहीं पाएंगे, वो माहौल को हिंसात्मक कर देते हैं। अभी तो पंजाब में इतनी बुरी तरह से मतलब है मोहम्मद तकी, आप कहने का कहीं ना कहीं मतलब है कि ये सोची समझी चाल भाजपा की है। देखिए, भाजपा जो है वो उसको हिंसा हमेशा दूसरे राज्य में दिखाई देती है, उसको अपने राज्य में हिंसा नहीं दिखाई देती। आज उत्तर प्रदेश में बोर्ड, इंटरमीडिएट के बोर्ड के एग्जाम के पेपर लीक हो गए, बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर बात करने को तैयार नहीं है।
इससे पहले भी पेपर लीक हुए थे, बुलडोजर लीक हो गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कोई उस पर बात करने को तैयार नहीं है। बोर्ड का कोई व्यक्ति उस पर बात करने को तैयार नहीं है कि जो बुलडोजर बाबा अपने आप को बहुत सर्वशक्तिशाली से कहते हैं और कहते हैं उन चीज पर उनका कंट्रोल है, कैसे इंटरमीडिएट बोर्ड के पेपर। लेकिन भाजपा कह रही है कि हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। अरे त्वरित कार्रवाई अब क्या करेंगे, तो पेपर लीक हो गए, अब क्या कार्रवाई करेंगे? बच्चों का भविष्य दांव पे लग गया है। अब एग्जाम रिजल्ट लेट में आएंगे, उसके बाद अगले एग्जाम लगे होते हैं बच्चों के, किसी को सीपीएमटी का एग्जाम देना है, किसी को इंजीनियरिंग का एग्जाम देना है, कोई एडमिशन लेने यूनिवर्सिटीज में, सब डिले हो जाएगा उसमें। तो त्वरित कार्रवाई करने से क्या होगा? उसमें पेपर तो लीक हो गया। बिल्कुल मोहम्मद तगी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में माफिया राज कायम है। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार इस तरीके के बयान वहां पर दे रही है। हमारे साथ बीजेपी से भी श्रीनिवास पांडे। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, वहां भारतीय जनता पार्टी को माफिया राज लगता है। और जहां उनकी सरकार है, आपने देखा लखीमपुर खीरी में, तिकोनिया में क्या हुआ, मजदूरों के ऊपर जीप चला दी गई। गृह राज्य मंत्री के बेटे उसमें शामिल थे, उनको उसके बाद चुनाव के दौरान उनको बेल ही मिल जाती है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई वहां त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की बीजेपी ने? श्रीनिवास, बीजेपी नेता श्रीनिवास पांडे हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल को लेकर के किस तरीके से देख रहे हैं? अनम्यूट करिए, माइक आपका म्यूट है। वीरभूम हिंसा के मामले में लगातार जो है बीजेपी, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस को पर लगातार हमला बोल रही है। वहीं अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए, मोहम्मद तकी इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जहां पर भी भाजपा की सरकार नहीं है वहीं पर हिंसा आखिर क्यों हो जाती है? श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ। अनम्यूट करिए सर, माइक म्यूट है आपका। श्रीनिवास पांडे जी माइक म्यूट है, अनम्यूट करें। श्रीनिवास पांडे जी माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, लखीमपुर का आपको कांड याद होगा। लखीमपुर में भी भाजपा की सरकार थी। इन लोगों ने प्री प्लान किया था कि कैसे भी योगी को बदनाम करे। ठीक इलेक्शन के पहले प्रियंका जी धरना पे बैठती है, अखिलेश धरना पे बैठते हैं, लेकिन इनको बंगाल का कांड नहीं दिखता है। और अभी केजरीवाल ने संसद में बीच में कश्मीरी फाइल पे मजाक उड़ाया कि यूट्यूब पे डाल दिए, तब इनको नहीं दिखता है। ये बंगाल में कितना भी कुछ कांड कर ले, बंगाल इनको नहीं दिखेगा। जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती, इनको धरना प्रदर्शन नहीं करना होता है पूरे विपक्ष को। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार रहती है, ये प्री प्लान बनाते हैं और पूरा लखीमपुर में बोरिया बिस्तर लेके चले गए थे। और बंगाल की हिंसा इनको क्यों नहीं दिख रही है? ठीक इलेक्शन के बाद इतनी ज्यादा हिंदू की हत्या की गई, हिंदू के नेता को निशाना बनाया गया, वो कहां पे क्यों हुआ? इलेक्शन के बाद क्यों हुआ? टीएमसी में। और टीएमसी तो खुले कहती है कि हम इलेक्शन के बाद तुम्हें देख लेंगे ममता बनर्जी का। अभी एक रंजीता करके पारंपरिक रंजीता करके है, उनको पलायन करना पड़ा। इनको हिंदू का पलायन नहीं दिख रहा पड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम पलायन कर रहे हैं कहीं भी? बंगाल में मुस्लिम पलायन नहीं कर रहे, हिंदू पलायन हो रहे हैं। तो इनको क्यों नहीं दिख रहा है टीएमसी का कार्य? मैं ये पूछना चाहता हूँ। और ये जो चुप बैठे कि बंगाल में बीजेपी अपना फायदा उठाती है, तो बीजेपी ने फायदा नहीं उठाया। बंगाल में गुंडा राज, जो ममता ने गुंडा राज बनाया है, खुलेआम बीजेपी को निशाना बनाया है और रोहिंग्या को बसाया है, उसको बीजेपी विरोध करेगी और हमेशा विरोध करेगी। और उनका विरोध वो हमेशा करती रहेगी। और ममता को जब तक वो भगा नहीं देगी, चैन नहीं बैठेंगे हम लोग, चैन नहीं बैठेंगे हम लोग। बंगाल में जाकर इसका तो पूरा मतलब विरोध प्रदर्शन निश्चित होगा और ममता क्या सत्ता जरूर जाएगी। ठीक है, ममता ने 10 साल में गुंडा राज बनाया। और इनके केजरीवाल मोदी को कहते हैं कि मोदी वो विवेक अग्निहोत्री के गोदी में बैठ गए। मोदी को प्राइम मिनिस्टर के लिए इतनी अभद्र भाषा, एक चीफ मिनिस्टर आके घटिया बात कह देता है संसद भवन में कि विवेक अग्निहोत्री को, मोदी को विवेक अग्निहोत्री के गोदी में बैठना पड़ा। तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, इनको किसने हक दिया कि कश्मीरी पंडितों का मजाक उठाए? पूरे हर जगह इनका विरोध हो रहा है। कश्मीर पंडित को मजाक उड़ाने का इनको किसने हक दे दिया? ठीक है, अरे इनसे पूछिए उन्होंने कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया कश्मीर में। 7 साल से भाजपा की सरकार है, एक भी कश्मीरी पंडित नहीं बसा पाए। एक भी कश्मीरी पंडित, इन्होंने कश्मीरी पंडित को पलायन किया तो बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। अब बीजेपी की सरकार थी, पढ़ के ले आओ भैया, पढ़ के आओ। किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? बताओ किसकी सरकार थी? और तुम्हारे केजरीवाल को तमीज नहीं है बात
बात करने की? संसद में कश्मीर पंडित को मजाक उड़ाता है क्यों? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? 211 में किसकी सरकार थी? 211 से 221 किसकी है? कितना पलायन कर रहे हिंदू? बंगाल में कितना पलायन हिंदू कर रहे हैं? बंगाल में कितना पलायन, उसका जवाब दो पहले। बंगाल में कितना पलायन हो रहा है हिंदू का, उसका जवाब दो पहले। उसका जवाब दो। बंगाल में कितना पलायन हो गया, कश्मीर में कितना पलायन हो गया? तोड़ दिया गया घर कश्मीर में, पलायन पे मजबूर। तुमने वीडियो देखा है कश्मीर में जो पंडितों का हत्या हुई, इसमें वीडियो देखा है तुमने? तुमने वीडियो देखा है कश्मीर में कितना पलायन हुआ? तुमने देखा है? तुमने देखा है कश्मीर में पलायन कितना हुआ? देखा है तुमने? उसकी बात करो। मोहम्मद तकी और हमारे साथ में बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जुड़े हुए हैं, एक एक करके बात रखेंगे सर। कश्मीर में पलायन हो गया, बंगाल में पलायन हो गया, 10 राज्यों में पलायन हो गया। बीजेपी कुछ करे मत। हमारे हिंदू राष्ट्र बन के हम हिंदू राष्ट्र हो के हम इन लोग की भीख मांगे, इनकी भीख मांगे? हमारा हिंदू राष्ट्र है, हमें क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र? वंदे मातरम में कहने में आपको शर्म आती है, श्री राम कहने में शर्म आती है। बंगाल में श्री राम नहीं कोई कह सकता है, श्री राम को कोई कह नहीं सकता है, श्री राम कहने में आपको शर्म आती है। एक एक करके हम बात करेंगे श्रीनिवास पांडे और मोहम्मद तकी। श्री राम नहीं, आपको श्री राम काल्पनिक लगते हैं, आपको सब कुछ काल्पनिक लगते हैं, लेकिन श्री राम आप नहीं कह सकते, वंदे मातरम आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं आप कहेंगे वंदे मातरम? एक एक करके हम बात करेंगे। बीजेपी से श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से मोहम्मद तकी, एक एक करके बात करेंगे सर। वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा। आप क्यों नहीं श्री राम कहेंगे? मोहम्मद तकी, श्रीनिवास पांडे जी, मैं ले रही हूँ एक एक से सवाल। पेटिशन डाल देती है कांग्रेस, श्री राम आप नहीं कह सकते, श्री राम काल्पनिक है और सब आपको ये लगते हैं। और आप लोग ने मंदिर 800 साल से मुसलमानों ने मैं लौट रही हूँ, एक एक करके आपके पास में आ रही हूँ। मैं एक एक करके श्रीनिवास पांडे जी, मोहम्मद तकी, श्रीनिवास पांडे जी, मैं लौट रही हूँ, एक एक करके हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे सर। हिंदू मरता है तो आपको दर्द नहीं होता है? एक एक करके हम लोग बात करेंगे। श्रीनिवास पांडे जी, मोहम्मद तकी जी, मुझे मजबूरन आप लोग की आवाज को डाउन करना पड़ेगा। मोहम्मद तकी, बीजेपी से हमारे साथ में श्रीनिवास पांडे जी जुड़े हुए हैं। क्यों किरकिरी आपको मुस्लिम पे लगती है? एक हिंदू को आप नहीं, श्री राम आपको काल्पनिक लगते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। लगते हैं, औरंगजेब आपको सही लगते हैं, श्री राम आपको काल्पनिक लगेंगे। बस इसका जवाब दीजिए, श्री राम आपको काल्पनिक क्यों लगते हैं? आपको क्यों? अरे डरपोक पार्टी आपकी है, झाड़ू लगाइए, आप झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाइए, झाड़ू लगाने का केजरीवाल को तो झाड़ू लगाना चाहिए, उसको सफाई की जरूरत है, सफाई की जरूरत है केजरीवाल को। केजरीवाल को कश्मीरों पंडितों का मजाक उड़ाना होता है, उसको सफाई की जरूरत है, सफाई की जरूरत केजरीवाल को है, केजरीवाल को सफाई की जरूरत है, केजरीवाल को जरूरत है। यूट्यूब पे वो बोल देता है कि यूट्यूब पे मशीन डाल दो, तिरासी का वो टैक्स भी कर देता है, तिरासी का वो तिरासी टैक्स भी कर देता है, लेकिन वो कश्मीरी पंडित को टैक्स भी नहीं कर पाएगा। डाल दो यूट्यूब पे केजरीवाल को यूट्यूब में डालो, बोलो केजरीवाल यूट्यूब में अपना वोट मांग ले, यूट्यूब में उसके वोट को डालो, केजरीवाल को डालो ना। और कश्मीरी पंडित को बता नहीं पाए। कश्मीरी पंडित पे जब अन्याय होगा, बंगाल में बनाए लोगों, अब हिंदू की आवाज उठेगी। और सबसे ज्यादा दंगा खलिस्तानी को आपने सड़क छोड़ दिया, खलिस्तानी को आपने सड़क छोड़ दिया, भाजपा वालों जम्मू कश्मीर बीजेपी और आम आदमी पार्टी से एक एक करके हम बात करेंगे। श्रीनिवास पांडे जी और मोहम्मद तकी जी, आप लोग बात तो सुन लीजिए सर। अरे जनता ने यूपी में आपको जवाब दे दिया है, बंगाल में 80 सीट आया, जवाब आपको मिल जाएगा, 2027 में आपको जवाब मिलेगा। हिम्मत रही है स्कूल कक्षा 6 के मॉनिटर एग्जाम में बीमारी करेंगे। केजरीवाल को चाहिए ना, उसको सारी गरिमा को तो तलाक पे लगा देते केजरीवाल, उनको यूट्यूब पे डालना है कश्मीरी पंडितों का डर, यूट्यूब पे डालना है कश्मीरी पंडितों का डर। अरे कोई नहीं है बनाया, कश्मीरी पंडितों का यूट्यूब पे डालना है उनको, कश्मीरी पंडितों को भगाने कश्मीर पंडित अपने मायने नहीं है, इस्लाम बनाने को बनाया आपने। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। भाजपा से श्रीनिवास पांडे जी और आम आदमी पार्टी से मोहम्मद तकी जी, एक एक करके हम बात करेंगे। एक आखिरी कमेंट सर, बात तो सुन लीजिए। आप लोग एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं सर। मोहम्मद तकी जी और श्रीनिवास पांडे जी एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, मेरे सवाल भी आप लोग सुनेंगे। इतनी देर से आप लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान नहीं करते ये लोग एक एक आखिरी कमेंट आप लोग करेंगे।
श्रीनिवास पांडे जी, एक मिनट में आपका आखिरी ये कमेंट। रखा है संविधान का, तो याद है ये संविधान तो आपके अनुसार नहीं मजबूरन चलेगा। मजबूरन आप लोगों को संविधान म्यूट का करना पड़ेगा। आपके अनुसार नहीं चलेगा। इस्लामिक देश आप नहीं बनाएंगे इसको। सारे हिंदू पलायन करें, क्यों करें पलायन हिंदू? कानून से देश, कानून से बाबा भीमराव अम्बेडकर कानून चलेगा, बीजेपी कानून से नहीं चलेगा, ये भाजपा कानून से नहीं चलेगा, ये बाबा भीमराव और तो अम्बेडकर आपके भी के कानून से नहीं चलेगा। बंगाल ममता की बपौती नहीं है, उनका राज नहीं चलेगा। बंगाल में ममता की बपौती है, ममता के आप बने हैं, गाइड बने हैं। राष्ट्रपति आपका है, ममता का बारे में बताइए। ममता की बपौती नहीं है, ममता की बपौती नहीं है वो बंगाल। अमित शाह की बपौती है, ममता की बपौती नहीं है। उनके एक-एक राष्ट्र करके- इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे इसको, देश एक-एक को। आखिरी कमेंट आप लोगों को दे रही हूँ। एक-एक आखिरी कमेंट लेंगे, फिर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। एक-एक आखिरी कमेंट प्लीज शाम, एक-एक आखिरी कमेंट। मोहम्मद तकी, पहले एक आपका कमेंट, उसके बाद श्रीनिवास। आप लोग इतनी देर से क्या बोल रहे थे? नहीं मुझे कुछ समझ, मैं यहाँ पर कुछ समझ पा रही थी ना, आप दोनों ही कहीं ना कहीं आपस में समझ पा रहे होंगे, ना ही हमारे दर्शक कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे। एक आखिरी कमेंट आपका, फिर अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। मोहम्मद तकी। भारतीय जनता पार्टी एक डरपोक डरी हुई पार्टी है। वो दिल्ली में उसने चुनाव कैंसिल करा दिया है। आज तक वो एक भी कश्मीरी पंडित को कश्मीर में बसा नहीं पाए। इन्होंने कश्मीरी पंडित को पलायन करने में सबसे बड़ा रोल भाजपा का था। जगमोहन भाजपा की सरकार ने दी, भाजपा की होती ना तो कश्मीर एक-एक पलायन नहीं करके करता। बात करें। कश्मीर पलायन नहीं करता, भाजपा की सरकार है। आप बता दीजिए, खालिस्तानी आप ही का कुमार विश्वास ने आप ही को बोला था ना आपके प्राइम मिनिस्टर पे कि खालिस्तानी बना देंगे हम। इल्जाम लगाएंगे। आप तो देखिए खालिस्तान पंजाब, खालिस्तान नेक्स्ट खालिस्तान पंजाबी बनेगा, बनाएगा। कोई भाजपा डरी नहीं, भाजपा की अगर डरी होती पार्टी तो पूरी भाजपा से नहीं आती। डर के इलेक्शन से भाग गई है भाजपा, सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बस आप उसी पे लेके डर के भाग गई है। वो डर के भागी नहीं, वो दिल्ली में फिर वापस आने वाली है। दिल्ली में फिर वापस आएगी, झाड़ू साफ होगा, झाड़ू साफ होगा। इसकी चिंता मत कीजिए, झाड़ू साफ होने वाला है दिल्ली से, दिल्ली से झाड़ू साफ होगा। श्रीनिवास पांडे जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। चिल्लाते रहिए। डरपोक पार्टी होती तो जनता नहीं चुनती डरपोक पार्टी को। झाड़ू से साफ होंगे आप, साफ होंगे झाड़ू से साफ होंगे आप। आपके कचरों की सफाई करना जरूरी है। जो डर गया अपने घर गया, बीच में डर गए। अरे हम डरेंगे नहीं, हम आपको मतलब सीधे हम लोग जवाब देंगे अच्छे तरह से। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम बोलिए और वंदे मातरम बोलिए। आपको डर लगता है? हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए कानून पे चलेंगे और चलते आए हैं। किसी के बाप का कानून नहीं चलेगा देश में। बाबा भीमराव अम्बेडकर का कानून चलेगा। भीमराव संघ का रखे हुए कानून नहीं चलेगा। ले रखा है कहाँ पश्चिम बंगाल से आप लोग कहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और जय श्री राम वंदे मातरम पर पहुंच गए हैं? मैं गर्व इस बात पे ठेका ले रखा है। श्रीनिवास पांडे जी, भीमराव के अम्बेडकर के संविधान का ठेका ले रखा है। हमें गर्व इस बात के ऊपर। एक एक करके हम लोग बात करेंगे सर। हमने एक आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड पे। श्रीनिवास पांडे हमें गर्व इस बात के ऊपर। गलत बात बोलेंगे तो गलत सुनेंगे भी। हमने बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून का ठेका ले रखा है। हमने संविधान का ठेका ले रखा है। हमें गर्व है इस बात के ऊपर। गर्व नहीं है, हम भीमराव अम्बेडकर आपकी बपौती नहीं थे। रुक कर रहे हैं, आप हमारी संविधान अगली को खबर बदलने की की तरफ जरूरत है। रुक कर रहे हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड में श्रीनिवास पांडे जी, फिर अगली खबर की तरफ रुक करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो कश्मीर में हुआ पलायन या बंगाल में जो जिस प्रकार से नरसंहार हो रहा है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ममता खामोश है क्योंकि उनको मौत की सौदागर है। वो तो कहती है कि बंगाल में मौत का जाल बिछा देंगे और भारतीय जनता पार्टी हिंसा करती है ताकि कमल खिले। वो ममता का खिला है। जो भी भाजपा को फायदा हुआ मैंने गिना दिया, उठा के देख लिए पिछले 30 साल में उठा के देख लिए। जब दंगों में किसको फायदा हुआ, उत्तर प्रदेश के दंगों में किसको फायदा हुआ, पश्चिम बंगाल में दंगे क्यों कराए जा रहे हैं, दिल्ली में दंगे बाद क्यों हुए, सब भारतीय जनता पार्टी दंगे कराए ताकि चुनाव के बाद दंगे हुए, चुनाव के बाद दंगे हुए, पूरी जानकारी लेके आओ। चुनाव के बाद दंगे हुए, चुनाव के बाद दंगे हुए। बीजेपी ने है बीजेपी ने हिंदुओं को मारना उसका है, उसको तो मुसलमान को पसंद है पूरा। तो ममता बनर्जी खुद हिंदू है, ब्राह्मण है। वो ममता बनर्जी तो ब्राह्मण है, वो ममता बानो है, उसको वो कराना होता है। आप किसी का धर्म बदल दे, किसी का नाम बदल दे, जो आपके संघ के वो तो हिंदू को बोल के जय श्री राम नहीं लगा सकते, मुसलमान नहीं, जय श्री राम नहीं ब्राह्मण है, वो ममता बनर्जी है। अगर ममता में है
इतनी उनको सबसे ज्यादा ब्राह्मण हिंदुओं का बनना ख्याल है। और ब्राह्मण का काम करना वो अलग बलग है। इतनी ताकत है ब्राह्मण ममता काम में। करना क्या है? तो जय मरना श्री राम लोगों को लगाइए मारना ना, है? जय श्री क्या काम है ब्राह्मण काम करना? मारना बनारस है में लोगों सबको को, भगा दिया गया, लोगों को गो बैक जलाना है, होम मर्डर करना है, क्या काम है ब्राह्मण का? और मुस्लिम का क्या काम है? मुस्लिम का मारना, हिंदू को पलायन करना, आरिश से मैं आम आदमी पार्टी में रखता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी में ये मुसलमान का रखता हूँ, काम आम है। आदमी पार्टी की तरह उधर बोल रहा हूँ, मैं आम किसी आदमी मुस्लिम में के रखता पार्टी नहीं हूँ, होते हैं ना, मैं आम आदमी में रखता हूँ, भाईजान बात आम नहीं आदमी बोलते। पार्टी की तरह अरविंद केजरीवाल से बोल रहा हूँ मैं। अरे केजरीवाल को तो किसी तमीज मस्जिद नहीं में है, रखता नहीं हूँ, केजरीवाल को मैं आम कहते हैं आदमी यूट्यूब पार्टी में में रखता हूँ, उसको मैं हिंदू से आम मतलब आदमी ही हूँ, है, हिंदू मैं से देश का नागरिक हिंदू हूँ, से मैं मतलब देश नहीं के है। नागरिक के नाते बोल रहा हूँ। आप सुनने की हिम्मत नहीं है, डरपोक लोग हैं आप लोग। चुनाव छोड़ के भाग गया दिल्ली में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के वीरभूम हिंसा मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में माफिया राज है, सरकार के तंत्र में माफिया घुसे हुए हैं और वहां कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त है। दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी ने इस रिपोर्ट को सीबीआई जांच में दखल अंदाजी बताया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि लोग अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कहा कि जब वे पश्चिम बंगाल गए तो राज्य का एक भी पुलिस अधिकारी उन्हें रिसीव करने नहीं आया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि वीरभूम हत्याकांड राज्य प्रायोजित जबरन वसूली गुंडा टैक्स का नतीजा है और इसके अवैध लाभार्थियों के बीच कंपटीशन भी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। आज दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई। इनमें आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामिल है। उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 जिलों में रद्द की गई। अंग्रेजी की परीक्षा यूपी के इंटरमीडिएट के पेपर लीक आज हुए, जिसको लेकर 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। केकेडी न्यूज ने लगातार खबरें आपको दिखाई, लगातार केकेडी न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले अपडेट भी लगातार हमने आपको दी। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, आज दोपहर 2 बजे आपको बता दें कि इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई। इनमें कौन कौन से जिले हैं, एक बार उनकी तरफ रुख करेंगे। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में जो है इंटरमीडिएट कई बार इस तरीके की घटना जो है सामने आई है। एक बार आंकड़ों की तरफ भी हम रुख करेंगे। इससे पहले भी ये नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की घटना यहाँ पर घटित हुई है, पहले भी इस तरह की घटना जो है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं घटी है। फरवरी 2018 की बात की जाए, योगी के राज की बात की जाए, भाजपा के राज की बात की जाए, 2018 में यूपी पीसीएल पर पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 की बात की जाए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक हुआ। सितंबर 2018 की बात की जाए, नकलूब चालक के पेपर यहाँ पर लीक हुए। अगस्त 2021 में पेट का जो परीक्षा पेपर था वो वहाँ पर लीक हुआ। 11 सितंबर को 2021 का नीट परीक्षा का जो पेपर था वो लीक हुआ। इसी खबर पर हमारे साथ रामजी भाई छात्र नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं।
राम जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो गया है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? पहली बार नहीं हुआ, 24 जिलों में जो पेपर था उसको जो है प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है, उस पेपर को जो है बंद कर दिया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैडम, जैसा कि ये 24 जिले हैं, बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, प्रतापगढ़, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, शामली, उन्नाव, महोबा, गोरखपुर, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, गोंडा, वाराणसी, मथुरा, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, जालौन, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, तमाम ये जितने भी जिले हैं, मुझे लगता है इसमें 50% से ज्यादा वीवीआईपी इलाके के ये जिले माने जाते हैं। जैसे गोरखपुर की बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है, और उधर अगर बात करेंगे हम बदायूं की, मैनपुरी की, एटा की, तो वो कहीं ना कहीं एक वीआईपी एरिया जाते हैं। और इनमें ऐसी जगहों में अगर पेपर लीक हो रहा है, सबसे बड़ी बात अगर हम करें कि गोरखपुर में यदि पेपर लीक हो रहा है तो जो कि योगी प्रदेश के मुखिया का गढ़ कहा जाता है, वहाँ उनका एक तरह से उनका घर है वो, और उस प्रदेश के मुखिया के घर में यदि ऐसी स्थिति खड़ी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं ये बड़ी विचारणीय स्थिति खड़ी हो जाती है कि मुख्यमंत्री को अपने ही घर में दोबारा से पेपर कराने की जरूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, और जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूं कि एनएसए की कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात स्पष्ट कर दूं कि एनएसए कहीं किसी गलत आदमी पर न लग जाए। चूंकि जल्दी जल्दी हम लोग करते क्या है कि भाई अब चूंकि किरकिरी तो हो ही रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं निशाना बना रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को खासकर, तो ऐसे में जो एनएसए की कार्रवाई है वो बड़ी जांच के बाद ही करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो फोर्थ क्लास के कर्मचारियों पर जो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार करती रही है, मुझे लगता है कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इनके जो बड़े लीडरान हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी भी तमाम तरीके के सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें इसको भ्रष्टाचार का अड्डा भी कहीं ना कहीं बताया है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीजों को? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके क्या कहा है वो तो खैर अभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने इस पर ट्वीट किया है तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष से सवाल करना। अहम बात यह है कि विपक्ष अपना काम करे और सत्ता पक्ष भी बखूबी अपना काम करे, तब दोनों को कहीं ना कहीं भाजपा का कहना है कि हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है। एक बार आंकड़ों की तरफ हम रुख करेंगे, फिर मैं आपसे आगे सवाल ले रही हूँ। दुर्गेश तिवारी एक शिक्षक भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जी, मेरे पास आवाज आपकी आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, अंग्रेजी का एग्जाम है, ये जो है लीक हो गया, किस तरीके से देख रहे हैं? ये जैसे पेपर लीक होना, ये तो मतलब एक तरीके से जो प्रबंधन है वो प्रबंधन के अंदर त्रुटि है। तो इस प्रबंधन की त्रुटि को जो है बहुत ही बारीकी से जांचना परखना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक होने का कोई साधन होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही परिपक्व तरीके से चारों तरफ से उसको कई लोगों की निगरानी में रखा जाता है। तो इसका मतलब ये शासन प्रशासन की चूक है पूरी तरीके से, कि जिसमें कि हम अपने ही बनाए गए जो पेपर्स हैं या उनको सही तरीके से हम उनको जो है रोक नहीं पा रहे हैं। और ये पूरी तरीके से प्रशासन की ही चूक कहूंगा मैं, क्योंकि इसमें बच्चों का तो कोई दोष है नहीं। बच्चे तो अपने लिए पूरी तैयारी करके आ रहे हैं, वो अपना भविष्य का सपना देख करके आ रहे हैं कि हाँ चलो फला तारीख को मेरे को जो है एग्जामिनेशन देना है, मैं पास होऊंगा, आगे चल के मुझे जो है इसी के बिहाफ पे नौकरी मिलेगी, अगला भविष्य तय होता है इस पर। और इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए मेरे नजरिए से। दुर्गेश तिवारी जी, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है, जिस तरीके से पेपर लीक होना, इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन घरों पर बैठकर जो है पेपर लीक हो रहे हैं। बड़े सवाल है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल मैं इसको आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और ये कहीं ना कहीं से प्रशासन की चूक है और इसे प्रशासन को मानना चाहिए। और इसके अंदर क्या किस किस जगह पे चूक हुई है, और जो दोषी हैं उन दोषियों को भी जो है उचित कार्यवाही होनी चाहिए, उन्हें निष्कासित कर देने चाहिए ऐसे प्रबंधन से जो अपनी
व्यवस्था को संभाल नहीं सकते हैं, और व्यवस्था में ये किस प्रकार के, या तो किसी के अंदर लालच है इसीलिए इस तरीके का कार्य हो रहा है, और ये लालच उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, प्रशासन से हो रहा है, शासन से हो रहा है, या फिर कुछ कर्मचारियों से हो रहा है, क्योंकि ये किसी एक के अंडरटेकिंग का काम है नहीं। बिल्कुल। हेलो, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार आंकड़ों की तरफ भी हम रुक करेंगे। फरवरी 2018 की अगर बात की जाए तो यूपी पीसीएल पेपर वहां पर लीक हो जाता है। जुलाई 2018 की बात की जाए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक हो जाता है। सितंबर 2018 की बात की जाए, नकलूक चालक पेपर लीक हो जाता है। अगस्त 2021 की बात की जाए, पीईटी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। 11 सितंबर 2021 की बात की जाए तो नीट परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। इतने पेपर कहीं ना कहीं लीक हुए हैं। कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जिन पर दावा है, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं ना कहीं नहीं की गई। एक तरफ से अखिलेश यादव का जिस तरीके से ट्वीट आता है, वो ट्वीट करते हैं कि भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं देन है। किस तरीके से देख रहे हैं छात्र नेता राम जी? देखिए, जिस तरह से अभी आपने आंकड़े बताए और कि नलकूप का भी और टेट का और नीट के तमाम पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उन पर जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है या खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बयान आता है कि हम एनएसए, अच्छा एक चीज आपने देखा होगा, एनएसए बड़ी वही कहते हैं ना कि सब्जी उब्जी बना ली गई है। एनएसए कहीं कुछ भी हो जाए सरकार के खिलाफ तो उस पर एनएसए लगा दो। एनएसए लगता किस पर है? बिल्कुल निचले स्तर के कर्मचारी पर। किसी भी अभी तक का जो इतिहास है बीजेपी का, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार का, तो किसी भी आईएएस पर एनएसए नहीं लगा है, किसी भी आईपीएस पर एनएसए नहीं लगा है, किसी भी उच्च अधिकारी पर एनएसए नहीं लगा है। एनएसए लगा है तो सीधा सीधा कोई फोर्थ क्लास के कर्मचारी पर या फिर उससे जुड़े हुए किसी संबंधित पर या फिर कथित आरोपों के चलते उन पर एनएसए लगा दिया गया। तो मेरा कहना यह है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए कि एनएसए की कार्रवाई करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप जांच करवा करके उन पे क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं जो उस जिले के मालिक हैं। उस जिले के मालिक पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक आप छोटे कर्मचारी को कद्दू मूली की तरह कब तक काटते रहोगे, कब तक छोटे कर्मचारियों के साथ सियासत करोगे? ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता का ही परिणाम है कि एनएसए लगाने के बाद भी लगातार जितने भी पेपर हो रहे हैं छात्रों के तो वो सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। इसका मतलब आपका एनएसए पूरी तरह से फेल है और आप अपने घमंड में चूर हैं। अपने छोटे कर्मचारियों का जो बेचारा मातहत है, जो अपने मालिक के कहने पे काम करता है, आप उन पर एनएसए लगा करके शेर बन जाते हैं। बिल्कुल। एक आप दोनों का आखिरी कमेंट लेंगे, फिर अगली खबर की तरफ हम रुक करेंगे। दुर्गेश तिवारी शिक्षक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दुर्गेश तिवारी जी। जी जी, एक आखिरी कमेंट है आपका इसी घटनाक्रम को लेकर के, फिर अगली खबर की तरफ रुक कर रहे हैं। मैं क्योंकि शिक्षा से लगभग मुझे जुड़े हुए शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगभग ये 25 साल के करीब मुझे हो गया है, और ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं आज हो रही हैं, ये हमेशा से होती हुई आई हैं। इसमें मैं पूरी तरीके से इसके एग्जामिनेशन के प्रबंधन को ही मैं दोष देना पसंद करूंगा, क्योंकि ये इतनी जटिल प्रक्रिया है और कई लोगों को इन्वॉल्व करके किया जाता है और कई लोगों की निगरानी में होता है। गवर्नमेंट की प्रेस में ये सारी चीजें तैयार होती हैं और जो एडिशनल इसके जो अधिकारी होते हैं वो सभी आपस में मिल करके ही इस पे स्टैंप लगाते हैं। कोई एक आदमी इसमें जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसमें जुड़े हुए लोग तो एक से अधिक ही हैं, और मेरे ख्याल से इसमें ये पूरे विभाग की ही मैं इसको त्रुटि मानूंगा, और विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई जांच भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उनके वो उचित कार्यवाही करके उनको सजा भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो मामला है ये किसी न किसी हमारे देश के भविष्य से लेकर के जुड़ा हुआ है। जो आज का बालक है, जो आज प्रिपरेशन कर रहा है, जो नई पीढ़ी है, वो आगे चल के हमारे देश का भावी भविष्य है। तो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये काफी दुखद है और काफी खेद है ये मेरे हिसाब से। तो मैं तो इसको इस प्रकार से देखना पसंद करता हूँ। राम जी, एक आखिरी कमेंट आपका, फिर अगले खबर की तरफ रुक कर रहे हैं। मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी तरह से शीर्षस्थ अधिकारियों पर अब तलवार चला देनी चाहिए, एनएसए लगा देना चाहिए और उनके घर में बुलडोजर चला देना चाहिए। शायद तभी ही संभव है कि भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में भले ही कितना भी छोटे कर्मचारियों पर आप तलवार चलाइए, गाजर मूली की तरह उन्हें काट दीजिए,
लेकिन ये स्थितियां और ये पेपर लीक और तमाम जितने भी चोरी वोरी होती रहती हैं वो रुकने वाली नहीं है जब तक आप शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं जिस करें। तरीके से आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसके दौरान भी कई तरीके के पेपर लीक हुए, तो क्यों बुलडोजर नहीं चला? ये भी सवाल कहीं ना कहीं उठता है। उस एक्शन अगर लिया गया भाजपा द्वारा, उसके बावजूद भी इस तरीके की हालत क्यों आ रही है? इस पर जैसे राम जी भाई जी देखिए, मैंने अभी आपसे स्पष्ट कह दिया है और मुझे लगता है कि अगर भाजपा के कोई साथी जुड़े हैं, चूंकि आप आज किसी मित्र की आवाज क्लियर मुझे नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं बता दूं कि बुलडोजर चलाना बड़ी अच्छी बात है। भाई आप कार्रवाई नहीं करोगे जब तक तब तक स्वाभाविक है कि चोर डरेगा नहीं। अगर चोर को पकड़ करके आप दंडित नहीं करते हो तो वो डरने वाला नहीं है। लेकिन आप चोर को पकड़ करके पता नहीं किस चोर को पकड़ लेते हो, भाई आपका असली चोर तो रह ही जाता है जो बार बार आपकी लीकेज वाली समस्या खड़ी कर देता है। आज तक बुलडोजर उस असली चोर पर क्यों नहीं चला है? जो असली चोर है आप उस पर एक बार बुलडोजर चलवा दीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी भी इस पर पूरी तरह से राजनीति कर रही है। वो असली चोर को पकड़ना नहीं चाहती है, बार बार ऐसी अफवाहें फैला करके। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा के जब चुनाव होते हैं वहां से मुद्दे तो गायब कर दिए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मू कश्मीर पाकिस्तान हिंदुस्तान आदि के नाम पर चुनाव लड़ लिया जाता है। शायद यही कारण है कि जो अब ये पेपर लीकेज की समस्या है और भी तमाम समस्याएं हैं, इसी का परिणाम है कि ये चुनाव के समय ये सब मुद्दे नहीं बनते हैं और बाद में क्या होता है कि एक छोटे से कर्मचारी के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, उसके घर गिरवा दिया, उसके एनएसए लगा दिया, उसको जेल भिजवा दिया और अपने पेट थपथपा ली। तो मुझे लगता है कि जब तक बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह आप कितनी भी बुलडोजर चलवा दीजिए कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप सबसे पहले सबसे बड़े चोर को पकड़िए, तब जाकर के छोटा चोर जो होता है वो ऑटोमेटिक डर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ यहाँ पर इस खबर में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। आज दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेजी न्यूज।